हेलो बच्चों, इस वीडियो में एग्जाम्पल 1.13 को सॉल्व करते हैं। पहले मैं क्वेश्चन को रीड कर लेता हूँ। आप अपनी टेक्स्ट बुक में देखो, अगर टेक्स्ट बुक लेकर नहीं बैठे हो तो 2 मिनट के लिए वीडियो को पॉज कर लो और टेक्स्ट बुक ले आओ। चलो मैं एग्जाम्पल 1.13 को रीड करता हूँ। क्वेश्चन में दिया है एन अर्ली मॉडल फॉर एन एटम considered it to have a positively charged point nucleus of charge Ze surrounded by a uniform density of negative charge up to a radius r. The atom as a whole is neutral. For this model, what is the electric field at a distance r from the nucleus? थोड़ा सा अटपटा प्रॉब्लम दिखता है, कोई बात नहीं है। मैं इस प्रॉब्लम को पहले समझा देता हूँ बोर्ड पर और फिर हम इसको सॉल्व करते हैं। देखो बच्चों, ये एटम के एक अर्ली मॉडल के बारे में है। बहुत पुराने समय में जो एग्जिस्टिंग मॉडल है रुथरफोर्ड वाला मॉडल, वो आने से पहले जो मॉडल साइंटिस्ट लोगों ने एज्यूम किया था वो कुछ ऐसा था कि एक पॉइंट चार्ज है प्लस जेड और नेगेटिव चार्ज जो है, आपको पता है ये थॉमसन का मॉडल है, याद है ना आपको। नेगेटिव चार्ज जो है एक स्फीयर में डिस्ट्रीब्यूटेड है और ये स्फीयर इस बार सॉलिड स्फीयर है बच्चों, याद रखना। होलो स्फीयर नहीं है। आई एम सॉरी, स्फीयर ठीक से नहीं बन रहा है। एक सॉलिड स्फीयर है और इसमें पूरा नेगेटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। हमको पूछा है कि इस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। अब इसमें 2 पॉसिबिलिटीज हो सकती है, या तो वो पॉइंट एटम के अंदर है या तो वो पॉइंट एटम के बाहर है। तो इस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा वो हमको ढूंढना है। ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले कुछ छोटी छोटी बातें याद कर लेते हैं। सबसे पहले तो रो, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, volume charge density is denoted by rho and the formula is q upon volume. हमको प्रॉब्लम में ये जो एटम का स्फीयर दिया है उसका रेडियस कैपिटल R दिया हुआ है। सो दिस रेडियस इज कैपिटल R. सो व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ दिस स्फीयर? स्टूडेंट्स, अपनी बुक के अंदर एक सिमिलर प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम नहीं लेकिन थियरी में लास्ट वाला जो टॉपिक है वो स्फीयरिकल शेल के बारे में है। मुझे कभी कभी बच्चे बोलते हैं कि हमने उसमें एरिया क्यों लिया और इसमें वॉल्यूम क्यों ले रहे हैं। वो शेल था और उसमें चार्ज केवल सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूटेड था। ये सॉलिड स्फीयर है और चार्ज पूरे स्फीयर के अंदर डिस्ट्रीब्यूटेड है, नेगेटिव चार्ज, याद रखो। जबकि पॉजिटिव चार्ज सिर्फ सेंटर पे पॉइंट की चार्ज की तरह है। एक बार देख लो आप टेक्स्ट बुक में फिर से। पॉजिटिव चार्ज मैं रीड करता हूं टेक्स्ट बुक में, अब ध्यान दो। एन अर्ली मॉडल फॉर एन एटम कंसीडर्ड इट टू हैव अ पॉजिटिवली चार्ज पॉइंट न्यूक्लियस। कैसा है पॉइंट न्यूक्लियस? कैसा है? पॉजिटिवली चार्ज पॉइंट न्यूक्लियस। एंड देखो ध्यान दो, उसका चार्ज भी दे रखा है न्यूक्लियस का, प्लस जेड, सराउंडेड बाय अ यूनिफॉर्म डेंसिटी ऑफ नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज का डेंसिटी कैसा है? यूनिफॉर्म है और पूरा अंदर फैला हुआ है। तो इसका चार्ज कितना है? पॉजिटिव चार्ज प्लस जेड, ऐसा दिया हुआ है। और आपको पता है एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, तो इसका नेगेटिव चार्ज कितना हो जाएगा? माइनस जेड। नेगेटिव चार्ज विल बी माइनस जेड। वो डिस्कस करते हैं, लेकिन पहले ये कंप्लीट कर लेते हैं। रो का फॉर्मूला हो जाएगा क्यू अपॉन वॉल्यूम। That means I can write Q is equal to rho multiplied by volume. लेकिन ये जो स्फीयर है उसका वॉल्यूम का फॉर्मूला आपको पता है, Q is equal to rho multiplied by 4 upon 3 pi r cube. That means rho will be Q upon 4 by 3, तो 3 ऊपर चला जाएगा, 3Q इंटू 4 पाई आर क्यूब। यह आपको याद रखना है बच्चों, ठीक है। अब देखो, पॉजिटिव चार्ज अगर प्लस जेड है तो नेगेटिव चार्ज कितना हो जाएगा?
माइनस जेड। क्यों? क्योंकि एटम जो है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। एक्चुअली हम उसको ऐसे वर्कआउट करते हैं, मैं माइनस जेड लिख देता हूं। हम ऐसे वर्कआउट करते हैं, टोटल पॉजिटिव चार्ज प्लस टोटल नेगेटिव चार्ज इज इक्वल टू 0। तो टोटल पॉजिटिव चार्ज हमको कितना दिया है? प्लस जेड, प्लस टोटल नेगेटिव चार्ज कितना दिया है वो हमको ढूंढना है। मैं जानबूझकर ये लिख रहा हूं क्योंकि डायरेक्टली मैं माइनस जेड लिख सकता हूं, मैंने लिखा भी है, लेकिन मैंने बहुत बार बच्चों को ये कंसेप्ट के साथ कंफ्यूज होते हुए देखा है, इसलिए मैं थोड़ा डिटेल में समझा रहा हूं। अब ये प्लस जेड अगर वहां चला गया तो मुझे मिल गया टोटल नेगेटिव चार्ज इज इक्वल टू माइनस जेड। अपनी टेक्स्ट बुक में ऐसे दिए रखा है, 0 माइनस जेड हो जाएगा। ये जेड उधर चला गया तो 0 माइनस जेड। ये 0 माइनस जेड देखकर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए मैं इतना बारीकी से समझा रहा हूं इसको। तो ये हो गया माइनस जेड, एक बात। दूसरी बात, टोटल नेगेटिव चार्ज जो है वो इस स्फीयर में डिस्ट्रीब्यूटेड है, और क्योंकि वो स्फीयर में डिस्ट्रीब्यूटेड है इसलिए मुझे मिलेगा डेंसिटी। चार्ज क्या होता है? डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम। तो डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम इज इक्वल टू माइनस जेड। देयरफॉर डेंसिटी इज इक्वल टू माइनस जेड अपॉन वॉल्यूम, और वॉल्यूम कितना हो जाता है? 4/3 पाई आर क्यूब। सो मुझे डेंसिटी मिल जाएगा -3 जेड अपॉन 4 पाई आर क्यूब। ये वैल्यू हमको आगे जाकर प्रॉब्लम सॉल्व करने में बहुत काम आने वाली है, इसलिए मैंने इसको फिर से अच्छे से समझा दिया है। चलो आगे बढ़ते हैं। मान लो हमारा पॉइंट जिस पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड ढूंढना है वो इस स्फीयर के अंदर है। सबसे पहले तो एक बात याद रखो बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ना वो हमेशा रेडियली आउटवर्ड होता है स्फीयर में, और क्योंकि इसमें हमको बताया हुआ है कि चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसलिए सारे पॉइंट्स पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कांस्टेंट होगा, एक जैसा होगा। अगर मैं कोई इमेजिनरी गॉसियन स्फीयर ले लेता हूं, ये मेरा इमेजिनरी गॉसियन स्फीयर है, दिस इज माय इमेजिनरी याद रखो, इमेजिनरी गॉसियन स्फीयर, ठीक है। और इसका रेडियस स्मॉल आर लेता हूं मैं, दिस इज स्मॉल आर। तो ये पॉइंट पर, ये स्फीयर के किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मुझे ढूंढना है तो कैसे मिलेगा? एकदम सिंपल है। अगर मैं गॉस लॉ अप्लाई करता हूं, मैं इसको भी रब कर देता हूं, मेरे को जगह कम पड़ेगी। अगर मैं गॉस लॉ अप्लाई करता हूं तो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर गॉस लॉ बच्चों? वी हैव द फॉर्मूला फॉर गॉस लॉ, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स phi is equal to E dot A, and that is equal to Q by epsilon naught. What is Q? Enclosed charge. Q enclosed. Q enclosed. Now, as I told you just now, electric field is always radially outwards. तो मैंने अगर कोई पॉइंट ले लिया, मान लो यहाँ पर पॉइंट P ले लिया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे रेडियली आउटवर्ड्स होगा ये वाले गॉसियन स्फीयर पे, और एरिया वेक्टर भी तो रेडियली आउटवर्ड्स होगा। तो E डॉट ए में E एंड A के बीच में एंगल 0 डिग्रीज हो जाएगा। E A ये वाला जो स्फीयर है उसका एरिया हो जाएगा, जिसको मैं लिख सकता हूं 4 पाई आर स्क्वायर। इन दोनों के बीच का एंगल कॉस थीटा, थीटा की वैल्यू 0 है, इज इक्वल टू, अब Q एनक्लोज्ड, ये देखो बच्चों, ये वाला जो अभी मेरा स्फीयर है ना, ये वाले स्फीयर में टोटल एनक्लोज चार्ज कितना है? अब उसमें थोड़ी सी गड़बड़ है, अपने को समझना पड़ेगा। ये जो एनक्लोज्ड चार्ज है ना, उसमें दो टाइप का चार्ज है। एक तो सेंटर में जो न्यूक्लियस है उसका टोटल पॉजिटिव चार्ज, और वो कितना है? Za। तो पॉजिटिव न्यूक्लियस प्लस इसके अंदर जो बचा हुआ नेगेटिव चार्ज है वो नेगेटिव चार्ज,
नेगेटिव चार्ज एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये हो गया मेरा क्यू एनक्लोज्ड। नाउ E मल्टीप्लाइड बाय 4 पाई आर स्क्वायर कॉस जीरो की वैल्यू 1 इज इक्वल टू पॉजिटिव न्यूक्लियस का चार्ज कितना है बच्चों, प्लस जेड, और जो नेगेटिवली ये चार्ज एनक्लोज चार्ज है, अब उसको मैं कैसे पता लगाऊं। याद रखो ये जो है ना सॉलिड स्फीयर है और इसका डेंसिटी हम जानते हैं, हमने डेंसिटी ऑलरेडी पता लगा लिया है, तो चार्ज आपको आसानी से मिल जाएगा। याद करो चार्ज का फॉर्मूला क्या है, डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम, लेकिन इस बार हम वॉल्यूम ये वाले स्फीयर का लेंगे, वो याद रखना आप। तो जेड ई प्लस डेंसिटी रो मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम। अब इसका वॉल्यूम कितना है बच्चों, इसका वॉल्यूम है 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब अपॉन ये एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, थोड़ा सा मेरा प्रेजेंटेशन टेक्स्ट बुक के कंपैरिजन में डिफरेंट है, लेकिन आप क्या करना, जैसे जैसे मैं एक्सप्लेन करता जाता हूँ आप वीडियो को पॉज करके इसको लिखते जाना, तो आपको समझने में आसानी रहेगी। टेक्स्ट बुक में थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। सो E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू ZE प्लस बच्चों रो हमने फाइंड किया है -3 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 3ZE अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो मैं लिख देता हूँ -3ZE अपॉन 4 पाई आर क्यूब मल्टीप्लाइड बाय ये वैल्यू 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब, क्या होगा अभी अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, देखो अभी 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, 3 भी कैंसिल हो जाएगा, और जो बच गया ZE और प्लस माइनस माइनस ZE, तो मैं ZE को कॉमन निकाल देता हूं। सो मुझे क्या मिलता है, लेट्स सी। सो आई हैव E मल्टीप्लाइड बाय 4 पाई आर क्यूब इज इक्वल टू ZE को कॉमन निकाल दिया मैंने। ये एप्सिलॉन नॉट भी मैं ZE के नीचे लिख देता हूं तो थोड़ा सा समझने में आसान हो जाएगा। यहां से क्या बच गया, 1 बच गया, तो इधर से 1 बच गया, फिर प्लस माइनस क्या बच गया अभी, ZE तो चला गया कॉमन, स्मॉल आर क्यूब अपॉन कैपिटल आर क्यूब। देयरफॉर E इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर, ये स्क्वायर है, गलती से मैंने क्यूब लिखा हुआ है, सॉरी, वो 4 पाई आर स्क्वायर नीचे चला जाएगा, तो ZE अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, ये एक एक्स्ट्रा स्टेप मैंने लिख दिया है, 1 माइनस स्मॉल आर क्यूब अपॉन कैपिटल आर क्यूब। ये आर स्क्वायर को मैं अंदर ले जाकर मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा, E इज इक्वल टू ZE अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाइड बाय 1 अपॉन आर स्क्वायर माइनस ये आर स्क्वायर और आर क्यूब कैंसिल होने पर न्यूमरेटर में आर बचेगा, डिनोमिनेटर में आर क्यूब बच जाएगा। ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट इनसाइड द एटम, अंदर किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ढूंढना है तो ऐसे मिलेगा। अच्छा, बाहर अगर ढूंढना है E आउटसाइड, तो क्या मिलेगा, मान लो मेरा कोई पॉइंट यहां पर है बाहर P, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, 0 हो जाएगा। क्यों, बिकॉज टोटल एनक्लोज्ड चार्ज is 0, टोटल एनक्लोज चार्ज इज 0। बाहर अगर मैंने कोई पॉइंट ले लिया और मैंने कोई गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर लिया बच्चों, तो अंदर जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज है, तो टोटल चार्ज ऑफ एन एटम इज 0। तो इस एटम के बाहर अगर किसी पॉइंट पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड ढूंढना है तो मुझे
टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड 0 मिलेगा। तो ये हो गया हमारा एग्जाम्पल 1.13 का सॉल्यूशन। आप इसको एक बार फिर से देख लेना वीडियो, जब भी कोई कन्फ्यूजन होता है तो फील फ्री टू गेट इन टच विथ मी, एंड टेक्सचुअल सॉल्यूशन भी अब आप देखना, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, सो दैट फिनिशेस ऑल द एग्जाम्पल्स एंड द एंटायर थियरी ऑफ दिस चैप्टर। नाउ वी विल स्पेंड मोर टाइम on the videos of exercise.